नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास के समाप्त होने पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए दिए थे। जो टॉपिक मैंने आपको दिए थे वो यूनिट नंबर 11 से संबंधित थे। 11वीं यूनिट पूरी की पूरी मैंने आपको याद करने के लिए दी थी, जिसमें टॉपिक था बीमा और बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा सिलेबस अच्छे से याद कर लिया होगा। एक दिन का पर्याप्त समय आपको मिला था। दोस्तों, इस पूरी यूनिट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। और आज के क्वेश्चंस की जो विशेष बात है वो ये है कि आज के सारे क्वेश्चन हमारे RBST पर ही आधारित है। जो भी 11वीं 12वीं की बुक है वहाँ से उठाए गए ये आपके लिए क्वेश्चन है। छठी में या 7वीं में जहाँ पर भी ये टॉपिक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन थे दोस्तों, क्योंकि पीछे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, जो क्वेश्चन शेष हैं उनके विषय में अपने आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ इस पड़ाव पर अपने पहुंच चुके हैं। 11वीं यूनिट अपनी आज समाप्त हो जाएगी। फिर अपने पास में 12 और 13 यूनिट के रूप में, यानी टीचिंग मेथड का मैटर ही बचता है। मंडे से अपने इनके टॉपिक वाइज फिर से एक बार क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, और उसके बाद में आपको और क्वेश्चन इनके नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको वीडियो में भी करवाए जा चुके हैं, टेस्ट में भी डाले गए हैं। तो इस प्रकार से इतने अच्छे अच्छे जो बढ़िया क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में जो आपका होगा, यहाँ से हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलने वाले हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये वाले हो गए। तो इन क्वेश्चंस को अपने देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारे सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरह से अपने सारा जो सिलेबस है वो एक बार अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन होने के बाद में हम फिर एक पूरा जो टेस्ट है 60 क्वेश्चन का शुरू करेंगे, जिसमें ऐप के ऊपर आपको पहले 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। संडे को होंगे, उस क्वेश्चन पेपर को सुबह आप हल कर लेंगे और शाम को अपने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, टेस्ट को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। यदि आप RS की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि RS की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, दोबारा भी जारी हो चुकी है। 988 पद आपके लिए हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 सितंबर है। 4 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि आप में से ही कुछ बच्चे तैयारी करने वाले हों। ये हमारा कोई अंतिम लक्ष्य तो है नहीं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पास कर ली और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अब हमें जीवन में किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई आपका साथी तैयारी कर रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है अतुल्य आर्य जो संस्थान है वो 2007 से नियमित रूप से प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है दोस्तों। नियमित रूप से हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया है। तो इसी क्रम में जैसे ही हमारी खुद की जॉब लगी और उसके बाद में हमने महसूस किया कि वास्तव में बच्चों के लिए फ़ीस का एक बहुत बड़ा मैटर रहता है और पढ़ने में इसकी वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि रीट जैसी भर्ती परीक्षाओं के भी 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आपको ऑफलाइन कोचिंग में लिए जाते थे। तो इसी क्रम में हमारी संस्था ने पहल करते हुए 2016 के अंदर 3 क्लासेज रेगुलर रखी और तीनों को ही एक प्रकार से निःशुल्क ही हमने चलाया है। RS जैसी भर्ती परीक्षा की जो हमारी ऑफलाइन क्लासेज है उसमें आपसे मात्र 1100 रुपये जो हैं एक बार एडमिशन के होते हैं, और ये पूरे 1 साल के लिए जाते हैं दोस्तों। 1100 रुपये के अंदर आपको पूरे साल भर कक्षाएं मिलती हैं। 4 से 5 घंटे तक की कक्षाएं, संडे को बड़ी कक्षाएं भी होती हैं। प्री मेंस सारा मैटर आपको बड़े अच्छे से वहाँ पे करवाया जाता है। नियमित रूप से टेस्ट सीरीज भी होती है दोस्तों। लेकिन कोविड के कारण थोड़ी समस्या आई और तब हमें भी इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा दोस्तों। और इसी क्रम में जैसे हमने जब रीट की तैयारी की बात थी तो उस समय रीट की परीक्षा संभावित थी, तो हमने सबसे पहले रीट का जो है वो कोर्स स्टार्ट किया था। और ऑफलाइन भी हम केवल मात्र 300 रुपये के अंदर ही उसको ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे। एक प्रकार से बच्चे के लाइट पाने का जो खर्चा है उतना ही बच्चों से लिया जाता था, और उसको हमने पूरा जो ऑफलाइन में होता था उससे भी ज़्यादा बेटर ढंग से, उससे भी अच्छा कंटेंट हमने आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया, जिसमें आपको टेस्ट भी मिले हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती रही दोस्तों। ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे रेगुलर जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। सारा कोर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वैसे ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का न तो हमें हटाना है और कुछ
कुछ ऐसा हमें करना भी नहीं है, ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि हम तो पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए ही कार्य करें। तो ये मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आरएएस का जो अपना बेस था, जो ऑफलाइन जो क्लासेस थी 1100 रुपये मंथली की जो साल की जो चल रही थी, उसी को हमने आरएएस को भी अभी कोचिंग वगैरह ओपन नहीं है, खुली नहीं है, इसलिए हमने उसको भी ऑनलाइन करने का प्रयास किया है दोस्तों। और इसी ऑनलाइन के क्रम के अंदर हमने जो क्लासेस स्टार्ट की है, एक तो आपको यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस मिलने शुरू हो गई हैं, 4 अगस्त से शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे आपकी मंडे तक और क्लासेस भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पर आरएएस का प्री का जो कोर्स है वो पहले करवाया जाएगा दोस्तों। यूट्यूब की कुछ सीमाएं होती हैं, पीडीएफ नहीं दे सकते, अपने टेस्ट नहीं ले सकते, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐप के ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक अपनी ऐप भी है, राकेश सर अतुल्य आरएएस के नाम से, मेरे नाम से ही है, आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर के भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, यूट्यूब पर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, सारा कोर्स आपको उसी प्रकार से ही करवाया जाएगा, और आप ऐप पर भी पढ़ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा कि ऐप पर आपको सारा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाता है। वहाँ पर बहुत बार बच्चों को जैसे यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट को देखने में दिक्कत आती है, चलाने में दिक्कत आती है, वो यहाँ पर नहीं रहती है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेस्ट सीरीज है, ये सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही कोर्स के अंदर मिलने जा रहा है। पहले आपको कंटेंट करवाया जाएगा, यूट्यूब के वीडियो और जो आपका क्लासेस का जो वीडियो होगा, उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। और ये सारा कुछ आपको केवल 1100 रुपये जो आपने ऑफलाइन में लिया करते थे वही अपने यहाँ पर पे रखा है, ताकि उसका एप्लीकेशन का जो मेंटेनेंस है वो अपनी हो सके दोस्तों। पूरी तरह से विद्यार्थी हितार्थी हमारी संस्था काम कर रही है दोस्तों। और अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी अपने साथी को भी बता सकते हैं दोस्तों, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इतने कम कीमत पर आपको कहीं भी इससे ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपसे वायदा करता हूं दोस्तों। इतना अच्छा और इतना अच्छा स्टडी मटेरियल इतने सिस्टमेटिक ढंग से आपको पीछे रीट में प्रोवाइड करवाया गया था, आगे भी आपको उससे भी बेटर ढंग से, क्योंकि अभी तो हमारा अनुभव पहले से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों ऑनलाइन के क्षेत्र में, तो आपको और सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों। तो और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जो हमारा टेक्निकल हेल्पलाइन का नंबर है वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। आपका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़े रहें और ये मुहिम जो है वो आगे से आगे चलाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इतना जो कंटेंट मैं आपको काट करके अलग से भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने साथियों को ज़रूर बताइएगा, कम से कम उन्हें एक बार ये ज़रूर कहिएगा कि आप ट्राई करके देखिएगा, कंपेरिजन करके देख सकते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा आपको ये महसूस हो सकता है क्योंकि मेरी जो क्लासेज होती हैं उसमें आप मुझे नहीं देख पाते, स्क्रीन का जो आपका डिस्प्ले है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से आपकी क्लासेज चलती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेज होती हैं, आप उसको देख सकते हैं। डेमो वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है, हमारा तो सारा कुछ खुला ही पड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका स्नेह इसी तरह से मिलता रहेगा और मेरी बात आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। पहला प्रश्न हमारा बीमा से संबंधित है। तो बीमा से विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि का प्रभाव हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? देखो बीमा से क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जोखिमें हैं उनके द्वारा जो हानि हुई है उसका प्रभाव हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। बीमा से क्या होता है, जो जोखिम है उनमें हानि की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों। तो ये आपका सही आंसर है। दूसरा आपका प्रश्न है, आपके परिवार को संरक्षण का वचन कौन देता है दोस्तों? कौन सा बीमा? जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, या फिर गृह बीमा? दोस्तों क्या है हमारे इस प्रश्न का सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है वो है नंबर 1 जीवन बीमा।
आपके परिवार को संरक्षण का वचन कौन देता है? जीवन बीमा ही है, जिसमें आपको परिवार की पूरी सिक्योरिटी मिलती है। जैसे अपने लाइफ इंश्योरेंस जो करवाते हैं, जिसका व्यक्ति का हुआ है तो उसके किसी मिस हैपनिंग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसके परिवार वालों को जो है वो एक राशि मिलती है, जितना बीमित राशि है वो आपको मिलती है, जिसमें परिवार का संरक्षण होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्य है? केंद्रीय बैंक का इनमें से प्रमुख कार्य कौन सा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने ये कहा है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा है? नोट निर्गमन करना है, जनता से सीधा धन जमा करना है, जनता को लोन देना है, या फिर सभी है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा वापस क्वेश्चन पे कि केंद्रीय बैंक का इनमें से प्रमुख कार्य कौन सा है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है नोटों का निर्गमन करना। नोट निर्गमन करना केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। जनता से सीधा धन नहीं जमा करता है, केंद्रीय बैंक कोई जमा नहीं करता है। दोस्तों हम उसमें खाता नहीं खुलवा सकते हैं, वो जनता को लोन देने का कार्य भी नहीं करता, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे सही आंसर हमारा होगा नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय बैंक का प्रमुख निर्देशक सिद्धांत कौन सा है? यानी किस सिद्धांत पर केंद्रीय बैंक काम करता है? केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है। आपको बताना है इसका सिद्धांत मुख्यतः कौन सा काम करता है? लाभ कमाना, संपूर्ण देश का हित, साधारण बैंकिंग कार्य करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। केंद्रीय बैंक का कार्य होता है संपूर्ण देश का हित, यही इसका एक निर्देशक सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय बैंक का कार्य है। आपको ये बताना है केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है। दोस्तों नोटों का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंकर है, या फिर ये सभी। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 4, ये सभी। तो देखिएगा दोस्तों कैसे नोट निर्गमन, यानी आप जो करेंसी आपके हाथ में आती है उसको, नोटों को निर्गमित करने का कार्य यही करता है। सभी बैंकों का नियामक है, और बैंकों का बैंक यानी बैंक यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, यहाँ से लोन ले सकते हैं। सरकार का बैंकर है, यानी सरकार का जो खाता होता है वो यहाँ पर अपने जोड़ करके चल सकते हैं, यानी एक प्रकार से सरकार का बैंक होता है, सरकार की बैंकिंग यही किया करता है। तो इस प्रकार से सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैंकों को तरल कोष रखने होते हैं, लिक्विडिटी जो है, लिक्विड कोष जो है उसके रखना होता है केंद्रीय बैंक के पास में, अपने पास में, सरकार के पास में, या फिर इनमें से किसी के पास में नहीं। तो देखिएगा केंद्रीय बैंक जो है वो एक प्रकार से पाबंद करता है इसके लिए कि आपको जो भी कमर्शियल बैंक है उनको एक लिक्विड मनी अपने पास में रखनी पड़ती है, ताकि बैंक को संकट के समय बचाया जा सके और ग्राहक की भी रक्षा की जा सके। दोस्तों तो वो केंद्रीय बैंक के पास में रखा जाता है, अपने पास में, सरकार के पास में, इनमें से किसी के पास नहीं। उम्मीद करता हूँ आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा, तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों किसके पास में, अपने पास में। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सबसे सही आंसर है वो है नंबर 2, क्योंकि आरबीआई है यही बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जिनसे हमारे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, घटती है, लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज़्यादा होती है। दोस्तों तो उसका निर्धारण जो है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस कहाँ पर है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सबसे सही आंसर है वो है नंबर
3 है मुंबई के अंदर है दोस्तों। रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रिजर्व बैंक का स्वामित्व है, किस पर है? अंशधारियों का है, सरकार का है, व्यापारिक बैंकों का है या फिर किसी का नहीं? यानी रिजर्व बैंक पर अधिकार किसका है दोस्तों? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2। किसका अधिकार है, किसका स्वामित्व है? सरकार का स्वामित्व होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ था? 1935 में, 47 में, 49 में या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1935 में, 47 में, 51 में या फिर 1971 में? फटाफट से कमेंट करिएगा रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। 1935 के अंदर जो है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा और साख पर, यानी मुद्रा कितनी रहेगी, बैंक अपनी साख निर्माण कितना कर सकते हैं, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो साख निर्माण का कार्य करते हैं, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, आरबीआई या फिर सहकारी बैंक? तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है दोस्तों। व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, नोट निर्गमन करना, सरकार के बैंकर का कार्य करना या बैंकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना। इनमें से क्या है हमारा सबसे सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सबसे सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना ये व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवा सकते हैं दोस्तों? एक योजना चली थी जिसमें निःशुल्क खाते जो हैं वो खोले गए थे। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री राहत कोष योजना या फिर राष्ट्रीय बचत योजना? क्या है हमारा सही आंसर? अब फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो है योजना थी जिसमें निःशुल्क खाते खुलते हैं। बैंक एक संस्था है, यानी बैंक क्या काम करता है? मुद्रा में लेन देन का, धन का निवेश, ऋण प्रदान करता है या फिर सारी कार्य करता है? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, यानी ये सभी कार्य बैंक के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंकों द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती हैं बचत खाते में, चालू खाते में, सावधि जमा खाते में या फिर इन सभी में दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? बैंकों द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती है, क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, बैंकों द्वारा जमाएं स्वीकार की जाती हैं, इन सभी में स्वीकार की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सहकारी समिति का पंजीकरण कराया जाता है। सहकारी समिति जो है उसका पंजीकरण कहाँ पर कराया जाता है? कलेक्ट्रेट में, तहसील में, सहकारिता विभाग में या गृह विभाग में? सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ करवाया जाता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, सहकारिता विभाग में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? इनमें से मानक चिन्ह कौन सा है? ISI है, एक मार्क है, FPO है या फिर उपयुक्त तीनों है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, उपयुक्त तीनों ही।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? यदि हमें प्राथमिक सहकारी समिति की स्थापना करनी है तो उसके लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 12, 15, 18 या फिर 20? क्या है सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा चेक करिएगा, वो है नंबर 2, 15। कितने? 15 सदस्य। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में कौन सा कब मनाया जाता है दोस्तों? किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर क्या है हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है, वो है नंबर 4, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर जो है इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु या सेवा का उपभोक्ता कहा जाता है? किसी वस्तु या सेवा का जो उपभोक्ता है वो क्या कहलाता है? खरीदार, पुनः विक्रेता, भंडारकर्ता या फिर अंतिम उपयोगकर्ता? क्या कहलाता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, वो कहलाता है अंतिम उपयोगकर्ता। ये हमारा सबसे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण है? वस्तुओं का अभाव, आय की कमी, औद्योगिकीकरण, उपभोक्ता शिक्षा का अभाव। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, उपभोक्ता शिक्षा का अभाव। दोस्तों आज के जो सारे क्वेश्चन हैं फिर से दोहरा दूं, RBSC के किताबों से ही है दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण नियम के अंतर्गत उपभोक्ता को प्राप्त अधिकार है, कौन सा अधिकार? सुरक्षा का, चयन का, क्षतिपूर्ति का या फिर ये सारे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा बिल्कुल यही होगा, ऐसे प्रश्नों का आंसर यही होता है, नंबर 4 है ये सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1904 में किन जिलों में हुआ था? अजमेर और भीलवाड़ा में, अजमेर और भरतपुर में, जयपुर और अजमेर में, जयपुर एवं जोधपुर में? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, अजमेर और भरतपुर जो है ये है हमारा सबसे सही आंसर। यहाँ पर 1904 के अंदर जो है सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था राजस्थान में। राज्य की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया? भरतपुर, मारवाड़, उदयपुर, शाहपुरा? क्या है हमारा सही आंसर? किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, भरतपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 2 अक्टूबर 1965 को, 14 नवंबर 2002 को, 4 अप्रैल 2004 को या 1 अप्रैल 2008 को? सही आंसर हमारा है नंबर 2, 2002 को। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए नोडल अभिकरण यानी किसको अधिकार है? कौन करवाता है? रजिस्ट्रार करवाता है, सहकारिता विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सहकारी बैंक? कौन करवाता है दोस्तों? क्या है सही आंसर हमारा? तो चेक करिएगा सही आंसर क्या है हमारा। तो वो है नंबर 3, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो इनके चुनाव करवाने का कार्य करता है। भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस वर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी दोस्तों? 1953, 56, 58 या फिर 1962? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। सही आंसर हमारा है 1 नंबर है 1953। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजकोप, राजसंघ, राजफेड, राज सहकार? तो सही आंसर हमारा इनमें से है नंबर 3, राजफेड। किस नाम से जाना जाता है? राजफेड के नाम से। नेक्स्ट है कौन सी योजना महिला सहकारिता से संबंधित है?
अपना बचत घर योजना, महिला नागरिक सहकारी संघ, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ या फिर उपयुक्त सभी। क्या है सही आंसर हमारा? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4। ये सारे ही हैं, ये सारे ही संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में सहकारी किसान कार्ड योजना का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 1996, 1999, 2002 या 2004? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। 1999 में ये शुरू किया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम उसके राष्ट्रीयकरण के बाद में बदलकर रख दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है हमारा सही आंसर? सही आंसर हमारा है नंबर 4, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। एक व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता, कहाँ नहीं खोल सकता? एक सरकारी बैंक में, अनुसूचित बैंक में, आरबीआई में या फिर एक निजी बैंक में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सबका सही भी होगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 3, आरबीआई में व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता है, सरकारी बैंक में खोल सकता है, कोऑपरेटिव में खोल सकता है, अनुसूचित बैंक में खोल सकता है, निजी बैंक में खोल सकता है। दोस्तों अनुसूचित बैंक से क्या अभिप्राय है? जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, नहीं हुआ है, जिनका मुख्यालय विदेशों में है या जिनका नाम आरबीआई की दूसरी अनुसूची में है। अगर नहीं भी आता तो तुक्का लगा देना दोस्तों, सही हो जाएगा। वैसे तुक्का लगा के आना पेपर के अंदर, है ना। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों। और सोना थोड़ा कम कर देना, अभी पेपर आ चुके हैं ना, तो फटाफट से खूब सारा याद कीजिए। 26 सितंबर को आपका एग्जाम होना ही है ना, तो तुक्का भी लगाना आपको आना चाहिए ना। देखो अनुसूची मिल रही है ना, तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा? वैसे भी जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है ना उत्तर, वही ज़्यादा संभावना भी रहती है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? ये, है ना। कैसा भी आए पेपर, आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, आए चाहे नहीं आए, है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका फ़ायदा ये है कि स्पीड अच्छी रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। तभी आपका 130 प्लस का लक्ष्य जो है वो पूरा हो पाएगा। 130 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं दोस्तों, तभी आप उम्मीद करिएगा। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। आप जितना पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा ही पढ़ रहे होंगे। जब आप सो रही हैं तब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब आप खा रही हैं तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी हर समय आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे आगे निकल ही रहा है। इतना शानदार कंपटीशन है दोस्तों, ये कंपटीशन है दोस्तों। और कंपटीशन में तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करेगा, उसकी का सिलेक्शन हुआ करता है। सीटें भी आ चुकी हैं, कल घोषणा भी हो चुकी है। तो इसी साल में सारी भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस में लागू नहीं होता है? समुद्री बीमा में, वाहन बीमा में, अग्नि बीमा में या फिर फसल बीमा में? तो यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, वाहन बीमा में क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। ये क्वेश्चन था, आरबीआई के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो दोस्तों ये हमारे आज के प्रश्न थे। नेक्स्ट क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। यूनिट नंबर 12 से जो आपका सामाजिक अध्ययन है उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है ना, यही था ना टॉपिक आपका, यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को याद करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अतुल्य आरएस को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आरएस का कोर्स ज्वाइन करना है तो राकेश सर अतुल्य आरएस दूसरी हमारी ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।